ना देखिए मुड़कर आपको मंजिल को पाना है, अपनी हस्ती को आफताब बनाना है। न मचलना राह में चांद को देखकर, न मचलना राह में चांद को देखकर, आपको तो सूरज बनकर आसमां को जगमगाना है। नमस्कार, आपका स्वागत है युव तरंग में। आपके साथ मैं हूँ शिखा शर्मा। हम सभी का कोई ना कोई लक्ष्य तो ज़रूर होता है और युवावस्था में हम सभी सोचते हैं कि हम किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वो बहुत कठिन है, लेकिन आप उस क्षेत्र में एक सफलता हासिल करके ही रहेंगे, तो फिर यकीन मानिए कि आप उसे साधना की तरह कर रहे हैं और इसे हम साधक की सफलता भी कह सकते हैं। एक ऐसी ही सेवा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जिसके एग्ज़ाम को बहुत कठिन भी माना जाता है और इसमें जो सफलता हासिल करते हैं इसके पीछे बहुत साधना होती है, एकाग्रता होती है, मेहनत होती है और सब करने के बाद हासिल होती है सफलता। तो आप में से भी हमारे युवा साथी सोचते होंगे कि वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाएं, लेकिन चयन किस तरीके से होता है, कितनी मेहनत होती है और क्या करना होता है, ये सभी जानकारियां आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दो युवा साथी जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जिनका चयन हुआ है और जिन्होंने सफलता हासिल की है। तो आज हम आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ है अभिषेक दहिया जी। आपने 232वीं रैंक हासिल की है राजस्थान प्रशासनिक सेवा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं दीपक पूनिया जी। आपने 384वीं रैंक हासिल की है राजस्थान प्रशासनिक सेवा में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जब कार्यक्रम की शुरुआत हम करें उससे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आपने इतनी मेहनत की और नाम रोशन किया, तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। साथियों, आज आपको ये भी बता दें कि ये जो दोनों यहाँ बैठे हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है, ये दोनों अच्छे दोस्त भी हैं और ये भी कहा जाता है कि जब आप किसी सफलता को हासिल करते हैं तो उसमें आपके दोस्त, आपके मित्र बहुत काम आते हैं। तो इन दोनों ने साथ में पढ़ाई की है और अभी भी बहुत अच्छी दोस्ती है। हमें उम्मीद है कि ये आगे भी ऐसे ही सफलता हासिल करते रहेंगे। तो अभिषेक जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं ये जानने की कि जब हम सोचते हैं कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा, तो इसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन किसी न किसी सोच का ये निर्माण तो कहीं से होता है। तो आपने कहाँ से सोच लिया कि आपको इसी सेवा में जाना है? ये कौन सा दौर था आपके जीवन का? मैम, अगर सबसे पहले देखें तो मेरा जो पृष्ठभूमि है बचपन की, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि है। तो गांव में जो प्रशासनिक सेवा है वो सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक मानी जाती है। तो मुझे लगता है जो पिता की जो बातें सुनी, आस पड़ोस का जो माहौल देखा, उससे अवचेतन मन में इस चीज़ के बीज तो स्टार्टिंग से ही थे। फिर उसके बाद में मैं गया कॉलेज के बाद में जब आप कैरियर के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसा कैरियर चुनना चाहते हैं जिससे आप सोसाइटी के अंदर अपना योगदान दे सकें, साथ ही साथ अपनी क्षमताओं का अच्छे से दोहन कर सकें। तो मैंने उसके बाद में जब अपने दोस्तों से इस बारे में जिक्र किया तो उन्होंने भी मुझे यही राय दी इस क्षेत्र में बढ़ने की। तो मैंने एक बार जब इस चीज़ का फैसला लिया तो फिर इस पर मैं अडिग रहा। तो वो स्कूल का समय था जब आपने सोचा कि आप इस सेवा में आना चाहते हैं। जब अभिषेक जी ने तो स्कूल के समय में सोचा, अब दीपक जी आपने कब ये विचार आया कि आप इसी सेवा में अपना करियर बनाएंगे? मैडम, मैंने जब कॉलेज ज्वाइन की थी तो मेरा यही एम था कि मैं प्लेसमेंट लूँगा। मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली में सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ पे अच्छे प्लेसमेंट मिल जाते हैं इन जनरली। तो मुझे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे मिल गया था जॉब, और 2 साल मैंने जॉब किया। फिर कुछ मेरे मित्र रहे और उन्होंने मेरी काबिलियत को देखा। उन्होंने देखा कि आपकी जो काबिलियत है वो सिविल सर्विस जैसी है। तो मुझे वहाँ से मोटिवेट मिला और फिर कुछ हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो वहाँ से निकलने लगे। कुछ हमारे परिवार में से कुछ लोग निकले प्रशासनिक सेवा के अंदर। तो फिर एक मोटिवेशन रहा कि हाँ, मैं भी ये प्रशासनिक सेवा में अपने आप का जो समाज में योगदान है वो दे सकता हूँ। और ये एक इंस्पिरेशन मेरे लिए रहा कॉलेज के बाद। तो दीपक जी, आपने तो सोच का तो निर्माण कर लिया कि आप अभी सेवा में जाएंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत भी होती है, बहुत कुछ मैनेज भी करना होता है। तो वो सब आपने कैसे मैनेज किया? कि आप घर पर रहकर ही पढ़ाई करते थे या परिवार से दूर थे आप और तब पढ़ाई कर रहे थे? हाँ मैडम, मैं परिवार से दूर था और मैंने दिल्ली से तैयारी स्टार्ट की थी यूपीएससी की। और फिर उसके बाद में मैं आरएस की फील्ड में आया कि मुझे आरएस देना है। और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं थी क्योंकि मैं जॉब में था। तो मेरी जो कुछ सेविंग्स थी तो मैंने उस सेविंग्स को अपने यूज़ में लगाया अपनी पढ़ाई के लिए। और वहाँ से फिर स्टार्ट किया
बट जो शुरुआती दौर की जो कुछ असफलताएं होती हैं वो आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस में लेके आते हैं कि आप कहाँ पे असफल हो रहे हैं। तो असफलताओं से निराशा आती है, पर सफलताओं का कभी गुरूर नहीं रहा कि मैं जब असफल होऊंगा तो क्या कर पाऊंगा। तो इसी मोटिवेशन से कि मैं आगे मेरा होगा नहीं होगा, मैं अपनी निरंतर अपना कठिन मेहनत और डेडिकेशन परसेवरेंस के साथ में वर्क करता रहा और आज मैं आरएस के अंदर सिलेक्शन। तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत मेहनत होती है, ये हम सभी जानते हैं, और आपने भी इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया। तो जैसा आपने बताया कि आप पहले असफल भी हुए, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है जिसमें आपने सफलता हासिल की है? आरएस के अंदर ये मेरा दूसरा प्रयास है। पहला प्रयास मेरा आरएस 2018 के अंदर था, जिसके अंदर मैंने मेंस लिखा था, बट मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। इस बार मेरा इंटरव्यू कॉल भी हुआ है और मैंने ये रैंक हासिल भी करी। तो दीपक जी, अभिषेक जी ने तो हमें समझाया कि कैसे उन्होंने मेहनत की और वो परिवार से दूर थे, तो आपने क्या किया? मतलब आप परिवार के साथ रहकर ही पढ़ाई करते थे या आप उनसे दूर थे, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम, मैं परिवार से काफ़ी जब इंजीनियरिंग करने गया था तो उसके बाद से मैं ज़्यादातर परिवार से दूर ही रहा हूँ। लेकिन मैं मेरे गांव के जस्ट पास में एक टाउन है सूरतगढ़, वहाँ रहता था और वहीं पढ़ाई करता था। और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। मैंने पहला अटेम्प्ट 2013 के अंदर दिया था और उसके अंदर मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था। उसके बाद मैं यूपीसी की तैयारी लग गया था। तो मैंने जो ज़्यादातर अटेम्प्ट दिए वो यूपीसी के लिए दिए, यूपीसी में मेंस वगैरह दिया, और फिर ये जो चौथा अटेम्प्ट है इसके अंदर मैं फाइनली सिलेक्ट हुआ। तो आपका सिलेक्शन तो हुआ, और इसके बीच में एक लंबा समय रहा। उस समय में आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा? कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब एक लंबा दौर गुजर जाता है, हम परीक्षाएं देते हैं, ऐसा और भी युवाओं के साथ होता है, तो वो कुछ निराश होते हैं, कुछ परेशान होते हैं, कुछ मन में सोच आती है। तो उस समय पर आपके क्या विचार रहे और आपने खुद को कैसे प्रेरित किया? मैम, जो प्रेरणा होती है, बाहरी प्रेरणा लंबे समय तक नहीं टिकती। जो आंतरिक प्रेरणा है वो लंबे समय तक रहती है। वो आपको अपने परिवार से और दोस्तों से मिलती है। और साथ में अगर आप डीमोटिवेट होते हो तो उस दौरान आप अगर अपनी हॉबी जो पैशंस है उसको अगर फॉलो करते हैं, जैसे मुझे खेलना पसंद है और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद है, तो मैंने हमेशा ये इन दोनों चीज़ों को अप्लाई किया है। चाहे वो एग्ज़ाम के दिन थे, मुझे ज़्यादा पढ़ना होता या कम पढ़ना होता, मैं टाइम निकाल लेता था और दोस्तों के साथ खूब समय व्यतीत करता था। और साथ ही साथ में कोई ना कोई स्पोर्ट्स जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं वो अवश्य करता था। इससे मुझे हमेशा एक प्रेरणा मिलती थी आगे बढ़ने की। जी, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी हॉबीज़ से भी जुड़े रहें और समय निकालते रहें तो वो भी अच्छा रहेगा मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो दीपक जी, आप क्या करते थे इस दौरान? मतलब कौन सा आपकी फेवरेट हॉबीज़ कौन सी रही और आप कैसे अपना समय बिताते थे जो आपको मिलता था? इसमें मैडम मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जब असफलताएं होती हैं और जब आप एक बंद कमरे के अंदर बैठ के तैयारी करते हैं, तो कुछ असफलताओं के बाद में वो कमरा आपको काटने को आता है। वो सोचता है कि आपको खा ही जाएगा, क्योंकि यू फील आइसोलेटेड एट दैट टाइम, कि आपके पास में कोई नहीं है। फ्रेंड सर्कल, माता पिता, वो भी 5 से 7 मिनट बात कर लेते हैं। उसके बाद में आपको फील होता है कि आपको कुछ चाहिए आपके पास में। उस समय आपकी जो हॉबी होती है वो आपको आपके जो कठिन मेहनत आप जो कर रहे हो, जो आप आइसोलेशन फील कर रहे हो, उस आइसोलेशन को फील करने के लिए आपकी जो मेहनत, जो हॉबी है, वो आपकी काम आती है। तो मेरी जो हॉबी थी वो थी फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता भी था और कॉलेज टाइम से मैं फुटबॉल खेल भी रहा हूँ। और अब थोड़ा सा छूट चुका है क्योंकि तैयारी के टाइम में आप इतना समय नहीं दे पाते हॉबी को। और हॉबी मेरी जो फुटबॉल थी, अब मैं फुटबॉल देखता भी हूँ, फुटबॉल की न्यूज़ देखना। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप यदि अपने आप की हॉबी को समय देंगे तो आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से जारी भी रहेगी। और फिर आप एक जो इंटरनल मोटिवेशन जो रहता है वो आपको कंटिन्यूस आपके हाथ में रहेगा। तो आप दोनों मित्र भी हैं और आपकी जब मैंने बातें सुनी, हॉबीज सुनी, तो एक बात बहुत अच्छी लगी कि इसमें आपकी दोनों के में स्पोर्ट्स जुड़ा हुआ है। मतलब आजकल के इस दौर में जहाँ स्क्रीन टाइम इतना बढ़ता जा रहा है और हम देखते हैं कि हमारे युवा स्क्रीन टाइम बहुत समय बिता रहे हैं उस पर, तो जब पढ़ाई हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान हमारा दूसरी ओर चला जाता है। तो अभिषेक जी, आप कितना समय मोबाइल के पास रहते थे या कितना समय मोबाइल को खुद से दूर रखते थे? क्या शेड्यूल आपका रहता था? मैम, इस बारे में सभी को पता है, जैसे मेरे दोस्तों को अच्छे से ज़्यादा पता है, मैं ज़्यादातर टाइम में फ़ोन बंद रखता था। उसके पीछे जो मुख्य रीज़न पढ़ाई से ज़्यादा ये था, मुझे अच्छी जब नींद लेनी होती है, चाहे मैं दोपहर में सोऊं या रात को सोऊं, मैं फ़ोन बंद करके सोता था। आप जब
अच्छी नींद लेते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं बिना फ़ोन के, तो आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहता है। क्योंकि मोबाइल पे आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, उससे एक तो एकाग्रता भंग होती है, दूसरा आपको ये लगता है कि बाहरी दुनिया में लोग कितने आनंद में हैं और मैं इन किताबों के बीच में कहाँ फंसा हुआ हूँ। जबकि वो जो स्क्रीन है आप देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो रियल चीज़ों को दिखा रही है, वहाँ आपको वही चीज़ें दिखाई जा रही है जो आपको अट्रैक्ट करे। तो स्क्रीन से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो आपको सही बताऊं तो मैंने अभी 1 महीना पहले, अब व्हाट्सअप तो आजकल बच्चे चलाते हैं, मैंने 1 महीने पहले व्हाट्सअप चलाया है। उससे पहले तो मेरे पास व्हाट्सअप भी नहीं था, तो मैंने मोबाइल से काफ़ी दूरी बनाए रखी। जी, तो सफलता के पीछे ऐसी कुछ कहानियाँ होती है। जब हम सफल लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने मोबाइल से दूरी बना कर ही रखते थे, और हमारे साथ जो साथी बैठे हैं उन्होंने भी मोबाइल से दूरी बनाई, ऐसा अभिषेक जी ने बताया। आप दीपक जी से भी जानते हैं कि उनका क्या शेड्यूल रहता था और क्या मोबाइल उनके पास रहता था या उनसे दूर रहता था। देखिए मैडम, सिविल सर्विसेज के अंदर जो तैयारी है वो कम से कम 8 से 9 घंटे की मेहनत मांगती है दिन के अंदर। तो मेरा शेड्यूल ये रहता था लगभग कि 6 से 7 बजे मेरी नींद खोली जाती है, और जो मेरा जो पढ़ाई का जो मेन जो 5 से 6 घंटे निकलते थे वो निकलते थे सुबह 7 बजे से दोपहर की 1 बजे तक। उसके अंदर जो आपकी जो पढ़ाई करते हो उसके अंदर लगभग 90 to 100% एफिशिएंसी आ जाती है। उसके बाद में वो 1-2 घंटे की दोपहर में आप रेस्ट करने के बाद में 3 से 7 बजे का समय है, उसमें आप 2 से 3 घंटे आप अपनी पढ़ाई के लिए निकालता था मैं। और 7 बजे के बाद में मेरी एफिशिएंसी बहुत लो आती थी। 7 बजे के बाद में ये रहता है कि खाना हो गया, फिर किसी के फ़ोन वोन करने पड़ते थे कि आइसोलेशन को थोड़ा सा दूर किया जाए। और उसके बाद स्क्रीन टाइम में मैं 7 से 1 बजे तक मैं अपने मोबाइल को बंद रखता था, और उसके बाद रात को ही थोड़ा बहुत मोबाइल चलाया करता था कि फुटबॉल के बारे में क्या देखना है, क्या पढ़ना है। तो जो हमारे जो प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं रोनाल्डो, मेसी, इनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि ये कौन से क्लब में खेल रहे हैं, इन्होंने अभी क्या किया है। तो इनसे एक मोटिवेशन भी रहता था कि ये जो फुटबॉलर्स हैं और इन लोगों ने कैसे मेहनत करके, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उन्होंने भी एक गरीबी में वो एक मतलब वहाँ से निकल के और अपने आप को एक नाम बनाया है। तो वहाँ से ऐसा होता है कि हाँ, हर एक इंसान जो कि इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ के अंदर भी है या फिर कुछ अदर समस्याओं के अंदर भी है, वो भी अपने आप को सफलता के पैमाने पे लेके आ सकता है। तो सफल लोगों की यही कहानी होती है कि वो कभी हार नहीं मानते, कभी निराश नहीं होते, संघर्ष करते हैं, परेशानी जितनी भी हो वो सफलता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं बिना किसी सोच के कि वो सफल होंगे या नहीं, बस मेहनत करते जाते हैं। अब आप दोनों यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में आपने आरएस का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। तो अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस रहता है जब दोनों की तैयारी हम करते हैं, तो कौन कौन सी बातें हैं जो दोनों में अलग आप देखते हैं। मैम, जो सबसे जो अलग बात है, जो उनके जो सिलेबस है उसमें वहाँ पे सब्जेक्ट एक तैयार करना पड़ता है, यहाँ 4 कॉमन पेपर होते हैं। ये तो जो सब्जेक्ट की मतलब आप डिफरेंस देखें तो वो है, किंतु जो मुझे जो आसान भाषा में सबसे जो बड़ा डिफरेंस लगता है ना, वो ये लगता है वो पूरा भारत के जो इंडिया लेवल पे है और ये राजस्थान लेवल पे है, तो वहाँ कंपटीशन अपने आप ही हाई हो जाता है। यहाँ आप एक स्टेट विशेष में आप अगर देखें, तुलना करें तो ये 650 करोड़ लोगों का और वहाँ 140 करोड़ लोगों का कंपटीशन। सभी एग्जाम नहीं देते, लेकिन एक आसान तुलना करें तो हम देखेंगे भी कितना बड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है। तो एग्जाम से ज़्यादा मुझे लगता है जो एग्जाम देने वाले लोग हैं उनका कंपटीशन वहाँ ज़्यादा अधिक है। तो दीपक जी, जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं आरएस की, तो उनके लिए क्या कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना ज़रूरी होता है, किन बातों को ध्यान में उन्हें रखना चाहिए? पैटर्न तो मेरे मित्र अभिषेक ने बता ही दिया है कि आरएस के अंदर और यूपीएससी में क्या डिफरेंस है। आरएस की तैयारी के लिए सबसे जो पेपर 4 जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश आता है, ये आपकी जिसे बोलते हैं कि अपनी रैंक भी कह सकते हैं या अपना जो सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, उसमें काफ़ी मदद करता है पेपर 4 जिसमें हिंदी और इंग्लिश का रहता है। और उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले मैथ्स थी 2016 से पहले, और उसके बाद ये मैथ्स को हटाया गया है। और पर जैसे ही मैथ्स को हटाया गया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वेटेज है वो बढ़ गया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप अपने आप को हाई स्कोर कर सकते हैं। तो उसके अलावा एक लोक प्रशासन आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अपने आप को फुल स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि फैक्चुअल ज़्यादा है और एनालिटिकली कम इनके अंदर पोर्शन है। तो अपने आप को कंटेंट को ऐसे तैयार कीजिए कि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस एंड टेक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपन है, और पेपर 4 मेरा जो मेन फोकस 2021 वाली जो वैकेंसी में था, मेरा इन्हीं पेपर्स के ऊपर था।
तो अभिषेक जी, दीपक जी ने तो हमें समझा दिया है कि क्या कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, लेकिन क्या कोचिंग करना आवश्यक होता है? जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर पाते होंगे, मतलब वो बनना चाहते हैं आपकी तरह, लेकिन अगर वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं तो क्या सेल्फ स्टडी से वो ये मुकाम हासिल कर सकते हैं? मैम, मैं इस बारे में अपना एग्जांपल देना चाहूँगा भी। मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी वो हमारे यहाँ सूरतगढ़ में प्रवीण सर हैं, उनके यहाँ की थी। उसके अलावा मैंने उनका मार्गदर्शन रखा, बाकी मैंने कभी किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया। और ये जो आरएस की तैयारी है वो मैंने अपने आप, चाहे आप प्री हो चाहे मेंस हो, हाँ इंटरव्यू के लिए मैं कुछ संस्थान में मॉक इंटरव्यू देने गया था। उसके अलावा मैंने सेल्फ स्टडी की। आपको कोचिंग के जो ज़रूरत है वो हो सकता है व्यक्ति तो व्यक्ति डिपेंड करता है। किसी पर्सन को हो सकती है महसूस हो तो उसको उस सब्जेक्ट में अगर उसको कहीं अपने दोस्तों से मदद मिले तो मुझे लगता है भी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूरी नहीं है भी आप कोचिंग ही करें। हाँ, कोई अफोर्ड करता है और उसको लगता है भी उसे कोचिंग करनी चाहिए तो कोचिंग मुझे नहीं लगता भी कोई बुरी चीज़ है, किंतु आवश्यक चीज़ भी नहीं है। तो जैसा अभी बताया अभिषेक जी ने, तो क्या अगर ग्रुप स्टडी की जाए दीपक जी तो उससे भी फ़ायदा मिलता है? जैसे आप लोग साथी हैं, आप साथ में पढ़ें तो उसका फ़ायदा होगा? डेफिनेटली ग्रुप स्टडी से आपको ये रहता है कि जो आपका एक इंसान की कैपेसिटी होती है पढ़ने की, कि वो कहाँ तक हॉरिजॉन्टल कितने सब्जेक्ट्स को और कितने टॉपिक्स को कवर कर सकता है। ग्रुप स्टडी के अंदर सबसे जो मेन जो इफेक्ट होता है वो होता है कि आपका कोई ना कोई पोर्शन छूटा हुआ है, वो किसी अपने मित्र के थ्रू कवर हो पा रहा है। तो सबसे बड़ा जो है कि सारे टॉपिक्स आपके कवर रहते हैं। ग्रुप स्टडी के अंदर आपको चीज़ें याद होती हैं कि हाँ हमने उस सेशन में वो किया था, उस सेशन के अंदर वो पढ़ाई की थी। तो इस तरीके से ग्रुप स्टडी बहुत ज़रूरी है। और हमने भी, अभिषेक ने और मैंने और हमारे एक दो मित्र हैं, उन्होंने ग्रुप स्टडी करके इस बार ये सिलेक्शन हासिल किया है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो तैयारी कैसे करें, तो ये उदाहरण आपके सामने अभी बैठे हैं जिन्होंने आपको समझाया कि आप अच्छे मित्र चुनिए। और ये तो कहा ही जाता है कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। उनके साथ ही आप ऐसे साथियों को चुनिए जो आपकी पढ़ाई में भी मदद कर सकते हैं, जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिना कोचिंग के भी सफलता हासिल कर सकते हैं। और किसी भी तरह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेहनत तो करनी ही होगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेहनत आप करते जाइए और सफल आप हो जाएंगे। तो अभिषेक जी, ये 3 स्तर होते हैं इस परीक्षा के, प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो तीनों स्तर में किस तरीके की प्रिपरेशन हमें रखनी चाहिए? मैम, जो तीनों स्तर हैं अपने स्तर पे अलग अलग उनकी डिमांड रहती है। जैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव का देखें, सबसे पहले प्री होता है, वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो उसके अंदर आपको क्या वास्ट पढ़ना होता है, हर चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसमें बड़ा याद रखते हैं तो आपको वहाँ ऑप्शन मिलता है और आप उन चीज़ों को आराम से सोल्व कर सकते हैं और वहाँ डीपली क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको प्री में बड़ा पढ़ना है, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप मेंस पढ़ते हैं तो आप सिलेबस छोटा कर देते हैं और उसके अंदर डीप जाते हैं। और जब आप इंटरव्यू की बात है तो मुझे लगता है इंटरव्यू की तो कोई तैयारी होती भी नहीं है। जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, अगर आप उसको वहाँ प्रेजेंट करें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो अब आप जब आपका चयन हो चुका है, आपने सफलता हासिल कर ली है, तो अब जब आप लोक सेवक बन के जाएंगे तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? मैम, मेरी सबसे जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो ये कि किसी व्यक्ति जो भी आए, मैं जिस कार्यालय में बैठा हूँ उसको ये ना सोचना पड़े भी अंदर रूम में कौन बैठा है, मैं कैसे जाऊँ, वो मेरे साथ कैसे ट्रीट करेगा। मैं चाहता हूँ भी मेरे कार्यालय के जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रहें और कोई भी व्यक्ति यूँ समझे भी मेरे परिवार का ही बच्चा अंदर बैठा है और वो मेरी मदद करेगा। ऐसी अगर मैं लोगों में भावना पैदा कर पाऊँ, प्रशासन और आम जनता के बीच में जो दूरियां हैं, जो अभिजात्यपन प्रशासन का एक मतलब प्रमुख दोष माना जाता है, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। और दीपक जी, आपने क्या सोचा है इस बारे में? अभी मैडम, ये एक जिसे बोलते हैं एक सेंटेंसिंग यूज़ होती है प्रशासन के अंदर कि वर्टिकल डिस्टेंस। ये एक बहुत बड़ी समस्या है प्रशासन और जनता के बीच में। तो प्रशासन और जनता के बीच में, जैसे अभिषेक ने भी कहा कि वो दूरियां कम ही करनी है, तो मेरी प्राथमिकता भी लगभग यही रहेंगी कि जनता के लिए हम काम करें और उनकी सेवा करें। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वहाँ की समस्याओं को, जैसे अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं रहती हैं, तो उन क्षेत्रों की समस्याएं वहाँ जाके हम जानें, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम पहले ही वहाँ की समस्याएं हमें पता हों। तो वहाँ की समस्याएं हम जानें और फिर वहाँ पे जाके उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। जी,
अब मैंने पूछा था अभिषेक जी से तो कि अलग अलग स्तर होते हैं, कैसे तैयारी करें, लेकिन आपने जैसा बताया कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं और आपने वापस प्रयास किया, तो आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी कमियां थी जिन्हें आपने मेहनत करके दूर किया और कौन सी हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैडम, पहले के 2016 से पहले आरएस का पैटर्न कुछ अलग था और वहाँ पे आपको कुछ इजी पेपर्स आते थे। अभी आरपीएससी ने भी अपने जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसका लेवल थोड़ा काफ़ी अच्छा किया है। यूपीएससी जैसे कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो इसकी वजह से एक पैटर्न चेंज होने की वजह से कुछ बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं कि हम अपना पैटर्न कैसे चेंज करें, तो उन्हें अपनी हैबिट चेंज करनी होगी पढ़ने की, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक मैं फोकस करूँगा कि एनालिटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो फिर आपका सिलेक्शन निर्धारित वही करती हैं। और दूसरा ये है कि मेंस में आपके जो प्रिस्क्राइब टॉपिक्स हैं, आप उन टॉपिक्स पे ही रहिए, लाइन टू लाइन अपने आप को सिलेबस को याद करिए, और सिलेबस को याद करेंगे तो आपको अपने जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस के जो हर एक पॉइंट है वो आपको याद रहेंगे, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अभिषेक जी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, जिन्हें लिखना उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन आरएस में इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा एग्ज़ाम कैसे दे के आ सकते हैं? मैम, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा और सही व्यक्ति से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, मतलब अब तो फिर भी मैंने उसमें सुधार किया। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। जिन्होंने मुझे स्कूल में, जब स्कूली टाइम, अब काफ़ी टाइम होगा उसको बीते हुए, मेरे पिता मेरे साथ पढ़े हुए एक बच्चे से मिले, तो उन्होंने बोला भी हाँ अभिषेक मेरा लड़का है, तो उन्होंने बोला भी नहीं, मैं तो, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला भी जो पढ़ता था तेरे साथ ही, फिर उसने दिमाग पर जोर डाला, वो बोले वही क्या जिसकी राइटिंग बहुत गंदी थी। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा आपको क्या है ना, राइटिंग सुंदर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना अच्छा तो करनी पड़ेगी भी आपको। अगर कोई कॉपी चेक कर रहा है, वो आपको नंबर तभी देगा जब आप उसको बात समझ आएगी। अब वहाँ पे कोई सिर्फ आपकी कॉपी तो चेक होगी नहीं, तो आप अगर आसान भाषा में उसको साफ सुथरा लिखा हुआ होगा तो उसको कॉपी चेक करने में आराम होगा, तो उसको आपके नंबर इंक्रीज होंगे। इसमें कोई शक नहीं है भी, राइटिंग का एडवांटेज तो मिलता ही है। अगर आप बहुत ही, मैं ये नहीं कहता भी आपको बहुत ज़्यादा सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, लेकिन इतनी होनी चाहिए भी अगले को पढ़ने में आसानी रहे। और मुझे इसका, मैं मानता हूँ, मैंने लगभग 4 यूपीएससी मेंस दिए और ये चौथा अटेम्प्ट है, तो मुझे हमेशा 10-15 नंबर का नुकसान हुआ है राइटिंग की वजह से, और इतना ही तो गैप रहता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे तो 1-1 नंबर की मारामारी है। तो अगर आपकी राइटिंग किसी की अच्छी नहीं है तो उस पर थोड़ा सा प्रयास करिए, उसको पठनीय बनाइए। सुंदर बनाने की आवश्यकता नहीं है, पठनीय बनाइए। तो अब हमें याद आता है कि स्कूल में कहते थे सुलेख लिखो, वो बहुत काम आ जाता है आगे जाकर। अगर प्रशासनिक सेवा में एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी सेवा में चयन के लिए हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो राइटिंग थोड़ी ठीक होनी चाहिए, मतलब समझ में आनी चाहिए, प्रेजेंटेबल तो होनी ही चाहिए। और मैंने सुलेख लिखने की कोशिश की थी बचपन में, जो पिताजी ने कहा तब तो मानी नहीं बात, लेकिन आपको किस्मत वहाँ ले जाती है और आपसे वही कार्य कराती है जो उसने करवाना है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की थी, तो काफ़ी ठीक ठाक सुधार मेरे राइटिंग में हुआ था। मुझे समय लगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी और दोस्त को इसमें समय लगे। तो अगर आप इस चीज़ की तैयारी चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको, क्योंकि जो कॉपी एग्जामिनर के हाथ में जाती है वो आपका विजिटिंग कार्ड है। आप वहाँ आप खुद नहीं प्रेजेंट हो रहे, भी मुझे इतना ज्ञान है, जो कॉपी में लिखा है वो तो वही मानेगा। तो उसको जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, विजिटिंग कार्ड है आपका, जितना अच्छा होगा उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो दीपक जी, अब इन्होंने बताया कि कॉपी वहाँ जा रही है तो प्रेजेंट हमें खुद को नहीं होना है, लेकिन इंटरव्यू की बात होती है तो खुद को प्रेजेंट होना होता है। हाँ। वहाँ हमारी कॉपी नहीं जाती है, तो उसके लिए कैसे तैयारी करें और किन बातों का ध्यान रखें? पर्सनैलिटी के अंदर मैम ये आपका एक स्वभाव होता है कि आप शांति से बोलते हैं, आप थोड़ा सा एग्रेसिव होके बोलते हैं, तो ये आपके एक पर्सनैलिटी का एक कैरेक्टर होता है। और वो वहाँ पे 15 मिनट के अंदर ये तो अपन नहीं कह सकते अपने कि वास्तविकता में आपकी पर्सनैलिटी 10 से 15 मिनट के अंदर वो जज कर पाएँ, पर हो सकते हैं कि इतने अनुभवी लोग होते हैं 15 मिनट के अंदर ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो माइंड स्टेट है वो क्या है, नर्वसनेस आपके अंदर कितनी जल्दी आती है, और वो यही चीज़ परखते हैं, आई कॉन्टैक्ट कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है। तो इन बातों पे पर्सनैलिटी पे ज़्यादा फोकस रहता है। नॉलेज तो वो मेंस की स्टेज पे आपको वो चेक कर ही चुके होते हैं, तो वहाँ पे उन्हें टेक्निकल और नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करने की बजाय आपकी एज ए पर्सनैलिटी, एज ए आपकी क्वालिटी जो होती हैं, जैसे कॉन्फिडेंस है या नहीं है, डायनेमिक गाय है नहीं है, लिसनर है या नहीं है, पेशेंट लिसनर है या नहीं है, तो उन चीज़ों पे फोकस रहता है।
तो आपने इतनी मेहनत की, संघर्ष किया, कठिनाइयाँ देखी और लेकिन आपने हार नहीं मानी और सफलता हासिल की। आज जो हमारे युवा साथी आपको देख रहे हैं तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सफलता और असफलता एक दौर होता है। असफलता भी आती है, असफलता के बाद सफलता भी आती है, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान आपका आपके जीवन में भी रहेगा और मेरे जीवन में भी रहा, मेरे माता पिता, मेरी दीदी का, मेरे जीजा जी का, और मैं अपने कुछ मित्रों का नाम लेना चाहूँगा, योगेश चौधरी और रघुवीर सिंह सोडा, उनका काफ़ी योगदान रहा। और मुझे भी एक समय ये आया था कि मैं लो फील कर रहा था ड्यूरिंग मेंस प्रिपरेशन, तो मित्र मंडली मेरी बहुत इतनी अच्छी थी कि उन लोगों ने मोटिवेट किया। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि कठिन मेहनत जारी रखिए, और कठिन मेहनत के साथ में आज की जो डिमांड है वो थोड़ी है स्मार्ट स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी जो है यदि आपकी मेहनत के साथ में इक्वलेट करती है, देन यू विल गेट फाइनल सिलेक्शन। एंड सफलताओं पे ज़्यादा एक मेरे जो लाइन भी बोलता रहता हूँ कि असफलताओं से निराशा आती है, बट सफलताओं का गुरूर कभी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात आपने हमें समझाई। और अभिषेक जी, आप भी सफल हुए हैं और आपने भी इतनी मेहनत की है, तो हमारे युवा साथी बहुत उत्सुक होंगे कि आपसे भी जाने कि आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, मंजिल मिले ना मिले ये किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। वाह। तो आपको कोशिश करनी चाहिए। और मैं मेरी जीवन की फ़िलोसफी सिंपल से शब्दों में आपको बताना चाहूँगा, अपने गुरु का सम्मान करें, परिवार में प्रेम करें और अपने दोस्तों से दोस्ती बनाए रखें। बाकी ना तो सफ़र महत्वपूर्ण है ना मंजिल महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये है कि हम ये सफ़र किन लोगों के साथ काटते हैं और किन लोगों के साथ उस मंजिल पे पहुंचते हैं। तो अपने सफ़र के साथियों का ध्यान रखें, आप चाहे सफल हों या असफल हों, उनका साथ बनाए रखें, वो आपको हमेशा अच्छा फील कराएंगे। तो आप दोनों ने जैसे संदेश दिए हमारे युवा साथियों को, जो बातें बताई हैं, उनको सुनने के बाद तो यही लगता है कि आप दोनों पढ़ाई में जितने अच्छे हैं उतने ही अच्छा व्यक्तित्व आपका है। और आप जैसे लोक सेवक जब सेवा में आएंगे तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, आप लोगों से मिलेंगे सहजता से। तो आपकी विनम्रता, सहजता, ये सभी बहुत काबिल तारीफ़ हैं। और आपने जितनी बातें हमारे युवा साथियों को बताई उनसे उन्हें बहुत प्रेरणा मिली होगी। तो साथियों, आज जो हमारे साथ दो युवा अभ्यर्थी जुड़े जिन्होंने चयन किया है, जिनका चयन हुआ है राजस्थान प्रशासनिक सेवा में, उनसे आपकी मुलाकात कराई और इन्होंने आपको समझाया कि अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो कभी आपको निराश नहीं होना है, कभी घबराना नहीं है और मेहनत करते जाना है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में आए दीपक पूनिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अभिषेक महिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमें इतनी अच्छी बातें बताई आप दोनों ने। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।